डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने किया लखनऊ नगर निगम की 413 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम का देश में तीसरा स्थान, इसको नंबर 1 पर लेकर आना है लक्ष्य। लखनऊ में अखिलेश का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जात देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सबसे अधिक पीडीए को शिकार बनाया जा रहा है। संभल दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। सिंदूर वाटिका में लगाए राफेल फाइटर विमान का किया उद्घाटन। कहा, हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। बस्ती में सामूहिक सोहर गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश के नक्सल मुक्त बनाने के उपलक्ष्य में 2500 महिलाओं ने एक साथ भगवान श्री राम का सोहर गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहा धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ की भाजपा मेयर सुषमा खरवाल के कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इसका उत्सव गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया गया, जहां सीएम योगी ने कार्यक्रम में पहुंचकर लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत 413 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। इनमें 432 परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 17 नगर निगम के चुनाव हुए थे और उन्होंने सभी 17 नगर निगम सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। इसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए। विकास कैसे होना चाहिए और उसका मॉडल बनाने का प्रयास हुए। स्वच्छता कैसे होनी चाहिए, उसके कुछ मॉडल देने के कार्य हुए। हम मानते हैं कि जनता होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था हम उनको नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन पिछली सरकारों के पापों के गड्ढों को भरने और उनके भ्रष्टाचार के कूड़ेदान को साफ करने में हमको समय लगा। आज परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में तीसरा स्थान प्राप्त होता है। ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसको नंबर 1 पर लेकर आना है। मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। आप देखो ना, यही लखनऊ था। हमने राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे बनाया है, 3 दशक था, यानी 30 वर्षों से ऊपर का कूड़ा वहां डंप होता था। आज वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। बेहतरीन केंद्र, बड़ा केंद्र, बड़ी रैली हो सकती है, बड़ा मंच बनाया गया है, म्यूजियम बना हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात देखकर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। सबसे अधिक पीडीए को शिकार बनाया गया। जो जेल में है वो भी पीडीए से ही आते हैं, जिन्हें प्रताड़ित कर जेल में डाला गया। अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस लगातार फर्जी एनकाउंटर कर रही है। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी एनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जनपद संभल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले असमोली विकासखंड एवं पंचायत असमोली के सचिवालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद वो संभल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद वो जिला अस्पताल पहुंचे और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के बाद बहजोई रोड स्थित सिंदूर वाटिका पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगाए गए राफेल फाइटर विमान का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संभल जनपद को नंबर 1 पर लाना है। गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचने, इस मामले में भी जनपद को नंबर 1 पर लाना है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर संभल अव्वल दर्जे पर आए, इसको हम जमीन पर उतार कर रहेंगे। समीक्षा बैठक के उपरांत जो भी आवश्यकताएं संभल जनपद को हैं, उसे वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आज यहाँ सिंदूर वाटिका जनता को लोकार्पित की गई है। वहाँ जनता के मन के अनुरूप मैं हिंदुस्तान जिस ढंग से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाने के लिए सिंदूर वाटिका का लोकार्पण हुआ। वहाँ पर आपको एक फाइटर विमान भी देखने को मिलेगा, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि 27 में प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को अभी लोग भूले नहीं हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने का काम किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रदेश व देश की महिलाएं कभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बारे में माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने सहयोगी जनों को साथ देकर एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। पत्रकारों के सवाल की अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि आप अखिलेश से पूछिए कि हम लगातार काम कर रहे हैं, आप अपना भी जरा विचार करें। सपा के शासनकाल में एक हफ्ता दिन में तो एक हफ्ता रात में बिजली आती थी। बिंदुवार समीक्षा बैठक में केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में संभल जनपद को नंबर 1 पर लाना है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इस मामले में भी संभल को नंबर 1 पर लाना है। डेवलपमेंट के मोर्चे पर संभल अव्वल दर्जे पर आए, इसको हम जमीन पर उतार करके रहेंगे। समीक्षा बैठक के उपरांत जो भी आवश्यकताएं संभल जनपद को है उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। अगली खबर फारुखाबाद से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी फारुखाबाद की जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महोबा जनपद की दलित छात्रा के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और अमानवीय यातनाओं की घटना पर कड़ा विरोध जताया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है तथा कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश सचिव अर्चना राठौड़ ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग उठाई गई और कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। आदरणीय हमारी अध्यक्षा महोदया शकुंतला देवी ने अभी ज्ञापन आपके बीच पढ़ के सुनाया, जो कि सामूहिक गैंग रेप जिस बालिका के साथ किया गया और ये दुष्कर्म जब वो नीट की तैयारी कर रही थी इलाहाबाद में हुआ और ऐसे समय में सरकार मौन है, ये एकदम गलत है। वो लड़की दलित समाज की थी, क्या इसलिए योगी सरकार नहीं बात कर रही है? उन दरिंदों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और उस परिवार को पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इन सब मांगों को लेकर के हम सभी लोग पूरे कांग्रेसी जन यहाँ मौजूद थे। मैं भोजपुर विधानसभा की प्रत्याशी अर्चना राठौड़ और पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग होने के नाते मैं ये मांग करती हूँ कि यही मेरी मांग है कि चुप्पी तोड़ो खुल। अगली खबर, हमीरपुर में NH 34 को 6 लेन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करना लोगों को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने प्रदर्शन करने वाले 16 नामजद सहित 30 से 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि 21 तारीख को जनता दर्शन के समय भीड़ जुटाकर अव्यवस्था फैलाई गई और डीएम कार्यालय में चूड़ियां फेंकी गई। मामला बीती 21 तारीख का है। NH 34 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर आम जनता और समाजसेवी संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
इस दौरान नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने डीएम कार्यालय में चूड़ियां भी फेंकी थी। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के भीड़ एकत्र की गई और जनता दर्शन के दौरान माहौल खराब किया गया। इसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को नामजद करते हुए 30 से 35 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन ने बिना परमिशन धरना देने, सरकारी काम में बाधा डालने और अव्यवस्था फैलाने की धाराओं में केस लिखा है। हाँ, ये कुछ लोग आए थे, करीब मुझे लग रहा है कि 50 लोग करीब थे जो है, जिसमें विभिन्न संगठनों के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर थे। तो उनकी बेसिकली मुख्य मांग थी कि जो सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत जो है, जो उसको दूर करने के उपाय किए जाएं और उसमें प्रशासन द्वारा उसमें एक्शन लिया जाए। तो तत्संबंध में जो है उनसे वार्ता भी की गई कि आप जो है ज्ञापन दे दीजिए, परंतु वो या और उनसे ये भी कहा गया कि आपका एक 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वो जाके डीएम साहब से बात कर लेगा, परंतु इस चीज़ को वो लगातार उस पर अड़े रहे कि नहीं, हमें डीएम साहब को देना है। अगली खबर का रुख करेंगे। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी के आवास पर गाजीपुर पुलिस की कथित आधी रात की छापेमारी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि विधायक अब्बास अंसारी ने इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की छापेमारी से इनकार करते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ और ये मामला पुलिस प्रशासन तथा कोर्ट के बीच का विषय है। बताया जा रहा है कि कथित छापेमारी के बाद रविवार को अब्बास अंसारी बिना किसी प्रशासनिक सूचना के मऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 4 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान मीडिया को दूर रखने के लिए कार्यालय के बाहर से ताला लगवा दिया गया था, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। 3 घंटे बैठक के बारे में पूछने पर मीडिया को कहा कि सुई में धागा डाल रहा था। मीडिया द्वारा जब विधायक से उनके आवास पर हुई कथित छापेमारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई छापेमारी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। उन्होंने पूरे मामले को पुलिस प्रशासन और न्यायालय के बीच का विषय बताते हुए ज्यादा टिप्पणी करने से बचते नजर आए। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई लंबी बैठक और मीडिया से दूरी बनाए को लेकर भी जनता राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि समर्थक इसे सामान्य राजनीतिक बैठक बता रहे हैं। जनपद गाजीपुर की पुलिस ने उनको नोटिस सर्व किया है और आप गाजीपुर से क्लियर भी कर सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपको माननीय न्यायालय ने जो शर्तें पे आपको जमानत दी है, उसमें आप 3 दिन जो है गाजीपुर जनपद में प्रवास कर सकते हैं। इस आशय का नोटिस जनपद गाजीपुर की पुलिस द्वारा दिया गया है, ऐसा मुझे पता चला है। दूसरा, जो हम लोगों से यानी जनपद मऊ से जो इसका संबंध है, जो न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी यह जनपद मऊ में प्रवेश करेंगे तो इनको प्रायर इन्फॉर्मेशन यानी पूर्व में सूचना पुलिस विभाग को और प्रशासन को देनी है। ये बात तो हमारे प्रशासन के बीच की है ना। प्रशासन हमें जब पूछेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। और प्रशासन और न्यायालय के बीच की है, जो जवाब होगा वो न्यायालय से मिल जाएगा। ठीक है। अभी आप लंबे समय तक यहाँ समाजवादी कार्यालय पर है, क्या मीटिंग हुई, क्या आगामी चुनाव की तैयारी है? हम लोग सुई में धागा डाल रहे थे। अगली खबर आजमगढ़ के बिलरियागंज बाजार से है, जहां घर लौट रही महिला से पर्स छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाशों का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। चेकिंग के दौरान घेराबंदी होने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका नाबालिग साथी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। मौके से तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन, लेडीज बैग और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 23 मई को महिला अपने घर लौट रही थी, तभी पीछे से बाइक सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया था। पर्स में नकदी और मोबाइल फोन रखा था। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। थाना बिलगंज के अंतर्गत 23 मई 2026 को एक महिला के साथ जो ई रिक्शा पर कस्बा बिलगंज में जा रही थी, 2 अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने उनकी पर्स की छिनैती कर ली। पर्स में उनके पैसे और मोबाइल फ़ोन थे। इस सूचना पर तत्काल प्रयास से थाना बिलगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के नामकरण के लिए 2 टीमें गठित की गई।
कल रात्रि में एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य एक बाल अपचारी को हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 5800 रुपये तथा छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अभियुक्त फुजैल अहमद के ऊपर पूर्व से भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज के गुसाईगंज से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जिस तरह आपने फिल्म पुष्पा में देखा था कि किस शातिराना तरीके से लकड़ी की आड़ में तस्करी की जाती थी, ठीक वैसा ही मामला कन्नौज पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन यहाँ लकड़ी नहीं बल्कि अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक को रोका, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कुछ अवैध है। ट्रक का अगला हिस्सा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ट्रक के पीछे के ट्रॉले में एक बेहद शातिर तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया था। अंदर लोहे की चादरें लगाकर एक खुफिया चैम्बर बनाया गया था, जिसके पीछे शराब की 142 पेटियां छिपाई गई थी। पुलिस की सक्रियता के चलते इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। एसपी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये शराब हरियाणा के सोनीपत से लाई जा रही थी और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। इस खेप की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया कि ये तस्कर पहले भी इस रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी ये लोग इस अवैध धंधे में अभ्यस्त हैं। फिलहाल पकड़ी गई शराब, ट्रक और मोबाइल को बरामद कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक सूचना मिली थी कि हरियाणा से अवैध रूप से बिहार शराब जा रही है। इस सूचना पर हमारे यशोजी सर्विलांस प्रभारी में टीम के और प्रभारी निरीक्षक गुरसाईगंज इन्होंने समधन फ्लाईओवर के पास जीटी रोड में चेकिंग की, जिसमें से एक डीसीएम में भर करके हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 142 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और ये छिपा करके ले जाई जा रही थी और इसकी जो कीमत है वो करीब 7 लाख रुपए है। कौशाम्बी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के अंदर पति पत्नी के शव मिलने की खबर सामने आई। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के खरौना गांव का बताया जा रहा है, जहां घर के भीतर फूलचंद और उनकी पत्नी पूजा के शव संदिग्ध हालात में पड़े मिले। बताया जा रहा है कि दोनों के शव कई दिन पुराने हैं। घर से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज रेंज के आईजी अजय कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक दंपति की कोई संतान नहीं थी और दोनों घर में अकेले रहते थे। ऐसे में मौत की वजह को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी हुई है। दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम शरीरा को सूचना मिली कि उसके क्षेत्र में गांव खरौना पड़ता है, जहां एक घर में एक महिला और एक पुरुष की बॉडी पड़ी हुई है, मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा और थाने की फोर्स पहुंची है। उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण भी किया गया घटनास्थल का। साथ ही ये देखने से ये पता चल रहा है कि ये बॉडी जो है लगभग 2 दिन पुरानी है और शरीर पे छाले भी पड़े हुए थे एकदम, और उसको कब्जे में लिया गया है और पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी परिजन इनके हैं वो जो भी देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से है, जहां पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और वो घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना नौबस्ता में रात्रि में हुए पिता व पुत्र की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है
और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो नियमानुसार की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है। अगली खबर, बदायूं की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने आगामी पर्व बकरीद यानी कि ईद उल अजहा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद वासियों से अपील की। आगामी त्योहार बकरीद को गत वर्ष की भांति इस बार भी आपसी भाईचारे, सौहार्दपूर्ण वातावरण और समन्वय के साथ मनाने की अपील की गई। एसएसपी ने सभी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी खुले स्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी न की जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट एवं गौवंश पशु की कुर्बानी न दी जाए। ये बीएनएस और गौवध निषेध अधिनियम के तहत कानून अपराध है। इस प्रकार का कृत्य पुलिस के संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों, किसी भी प्रकार के आपराधिक अवांछित गतिविधियों के दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि अफवाहों की पुष्टि उच्च अधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग रहे। जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखें, ऐसी उन्होंने अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ, गलत, अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें तथा ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी व्यक्ति, संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद बनने के बाद विकास की ऊंचाई पर निरंतर बढ़ रहा है। नक्सलवाद से मुक्त होने पर पहल संस्था द्वारा आयोजित बस्ती जनपद की 2500 महिलाओं द्वारा भगवान श्री राम का सोहर गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया गया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। संस्था के संस्थापक समाज सेवी मनीष मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश हित के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। भारत से नक्सलवाद समाप्त हो गया है और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित हो गया है। नक्सलवाद हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या थी, जिसे समाप्त कर दिया गया है। बस्ती जनपद की 2500 महिलाओं ने आज सोहर गाकर इतिहास रच दिया है। बस्ती की महिलाएं अब अपने पांव पर खड़ी होकर बस्ती को विकसित करेंगी और उत्तर प्रदेश का प्रथम विकसित जनपद बनाएगी। इस अवसर पर संजय संस्थापक मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज रूप में मौजूद रहे ऋषिनाथ ने 2500 महिलाओं के सोहर गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उपस्थित होकर दर्ज कराया। ये बस्ती की जीत है। बस्ती ने रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बस्ती ने घोषित कर दिया है कि बस्ती दौड़ने के लिए तैयार है। बस्ती बेस से लेकर के स्पेस तक पहुंचने के लिए तैयार है। बस्ती की मातृशक्ति जो ठानती है वो करके दिखाती है। हमने तय किया था 2100 महिलाएं गाएंगी, आज 2500 महिलाओं ने एक स्वर में सोहर गा करके बता दिया है कि बस्ती एक है बेस से स्पेस जाने के लिए। सोहर जो है वो टाइप ऑफ रिकॉर्ड था। The main record is for the most singers in an Indian folk music performance. The type of folk music is sohar. ये बहुत एक इतिहास बस्ती के लिए रचा जा रहा है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं जो कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो आज जागरूक होकर के बाहर निकल के अपने मान सम्मान को लेकर यहाँ आई हैं। और भैया द्वारा बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को, अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।